Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा था, है ना। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गए थे, है ना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसके ऊपर जो सर्किट के क्वेश्चन आए थे वो भी हमने कुछ किए थे, जिसमें याद बस ये रखना होता है कि t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर रिप्लेस हो जाता है कंडक्टिंग वायर से, और एक लॉन्ग टाइम के बाद यानी t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर की ब्रांच में कोई करंट नहीं जा सकता। तो इन्हीं को याद रखते हुए हम क्या करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और जो भी पूछा गया है वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखो, जैसे ये सर्किट दिया हुआ है, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि फाइंड करंट at t is equal to 0 and t is equal to infinity, तो बताओ क्या आएगा। Sir, 20/3 ampere, t is equal to 0. ओके, तो सबसे देखो t इज इक्वल टू 0, सबसे पहले क्या करना है, आपको कैपेसिटर को रिप्लेस करना है कंडक्टिंग वायर से। तो अगर ये रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, है ना, तो सर्किट कुछ ऐसा दिखने वाला है हमें। अब बस अब आपको इसका R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो बताओ इस 4 ओम का क्या होगा। सर वो वेस्ट होगा क्योंकि उसमें दोनों पोटेंशियल क्योंकि उसके दोनों एंड सेम पॉइंट से कनेक्ट हो गए हैं, बेसिकली दोनों एंड्स पे सेम ही पॉइंट है, तो ये पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया है ना। कल हमने देखा था, यानी कि करंट यहाँ तक आता है फिर ऐसे फ्लो करके यहाँ से निकल जाएगा। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस हमें देखना है। तो आप देख सकते हो 4 2 4 2 और ये 2, ये सभी किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर। तो 1/R इक्विवेलेंट ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, है ना। ले तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। R इक्विवेलेंट यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 4/8 यानी कि हाफ। यहाँ तक का आ गया है हाफ, हाफ के साथ 2 सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 2 प्लस हाफ यानी कि 5/2। एक बार आपको ये मिल गया तो अब आप करंट लिख सकते हो। करंट हो जाता है सिंपली V/R इक्विवेलेंट। वोल्टेज है 40 वोल्ट, R इक्विवेलेंट है 5/2 यानी कि कितना आया, 16 एम्पियर। कोई डाउट किसी को किसी भी पॉइंट में तो पूछो। No. बताइए भाई, सिर्फ शॉर्ट सर्किट वाला फंडा यूज करना था उस रजिस्टर के लिए, है ना।
बाकी तो सीरीज पैरेलल देखना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, पर अगर हो रही है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लियर हो जाएगी। सर वो 4 ओम वाला सेम वायर से कनेक्टेड है, इसीलिए उसका शॉर्ट सर्किट। हाँ, उसके दोनों एंड सेम वायर से कनेक्ट हो गए हैं, तो दोनों एंड्स पे बेसिकली पोटेंशियल सेम है। किसी भी रेजिस्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, और V जीरो है तो I भी जीरो। क्लियर हुआ? है ना? चलो, अगला पूछा गया है T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आपको बताना है कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए रीड्रॉ करें तो याद रखना होता है कि रेजिस्टर की ब्रांच, सॉरी कैपेसिटर की ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता। तो इसकी ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता, तो सर्किट को ओपन कर दिया, इस ब्रांच को, इस ब्रांच को भी ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया और इसको ओपन कर दिया। इसकी ब्रांच में कोई करंट नहीं जाना चाहिए। तो करंट जाएगा कैसे, आप इमेजिन करो, इस तरह से। यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, हाँ यहाँ जा सकता है, कुछ आगे चलेगा, इकलौता रास्ता जो है उसको फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से करंट फ्लो करने वाला है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ करंट स्प्लिट हुआ था यहाँ से, तो बेसिकली ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये किस में आ गए, पैरेलल में, है कि नहीं? और ये 2 ओम के साथ किस में है, सीरीज में। तो आर इक्वलेंट आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4 इंटू 4 बाय 4 प्लस 4, ये इनका इक्वलेंट हो गया, प्लस सर 2 अलग से भी 4 है, क्या हुआ अलग से? वो अच्छा, एक सीरीज में 4 ये 4 मिस हो गया यहाँ पर, हाँ वो इसका सीरीज में। ये 8 है, 4 और 8 पैरेलल में है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे ना, तो 4 और 8 पैरेलल में है। 4 इंटू 8 बाय 4 प्लस 8, ओके। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 14/3 में। 8/3 प्लस 2, 14/3, 14/3 ओम। करंट आप बता सकते हो V बाय आर इक्वलेंट, यानी कि 40/14/3, ठीक है ना? 40/14/3 एम्पियर। बोलो डाउट। सर अगर कंडक्ट मतलब जो कैपेसिटर के पास में कौन सा वायर मतलब ओपन दिखाना होता है, ऐसा कुछ है कि फिर कोई भी साइड से ओपन दिखा सकते हैं? कैपेसिटर की ब्रांच में करंट नहीं जाना चाहिए। अब आप वहां पे भले ही जॉइंट दिखाओ, आप वहां पे रजिस्टर ड्रॉ करो, ये मेरी आदत है कि मैं मिटा देता हूँ रजिस्टर। आप नहीं भी मिटाओगे, यहाँ रजिस्टर बना के रखोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस ब्रांच में करंट नहीं जा सकता। समझ आया? तो ऐसे वाले क्वेश्चन कर सकते हो, आरसी सर्किट वाले, टाइम कांस्टेंट निकालने वाले। यस। चलो, हाँ, इन्हें आरसी सर्किट बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर है, ये याद रखना। अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो आ जाता है करंट थ्रू द स्विच। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मान लो कि हमारे पास ये सिचुएशन है, एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ एक बैटरी है, ठीक है ना? ये मान लेता हूं मैं 2 माइक्रो फैरेड का है, और ये भी मान लेता हूं मैं 2 माइक्रो फैरेड का है, ओके। इसे ले लेते हैं, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है। तो सबसे पहले तो सर्किट कुछ इस तरह का है,
ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे एक स्विच दिया गया है S, तो क्वेश्चन है इनिशियली S is open for a long time. It is then closed for a long time. Find the charge that flows through S in this process. क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। वो कहते हैं कि भाई पहले स्विच S ओपन था, ठीक है। मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको इसी तरीके को फॉलो करते हुए जितने भी क्वेश्चन स्विच के आए हमेशा इसी तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप आता है कैलकुलेट इनिशियल चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स। अपने कैपेसिटर्स के ऊपर जो भी आपको बोला गया है इनिशियल स्टेट में, उसको याद रखते हुए इनिशियल चार्ज पता करो, ठीक है ना। तो ये हमें दिया गया है इनिशियल सिचुएशन में। क्योंकि स्विच एस ओपन है तो उसको सर्किट में बना के कोई फायदा भी नहीं है, उससे कोई चार्ज तो फ्लो कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन होगी इनिशियली, एस इज ओपन। आप देख सकते हो दोनों कैपेसिटर्स किसमें हैं, सीरीज में। तो सी इक्विवेलेंट आपको जो मिल जाएगा, सीरीज का फॉर्मूला 2 × 2 / 2 + 2 कितना मिल जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड। तो बैटरी से जो चार्ज फ्लो करेगा वो जाएगा सी इक्विवेलेंट × V, तो वो आपको पता है सी इक्विवेलेंट है 1 माइक्रोफैरेड इंटू वोल्टेज है 10 वोल्ट, ये आपको मिलता है 10 माइक्रोकूलम। यानी बैटरी से जो चार्ज फ्लो किया है वो है 10 माइक्रोकूलम। यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, इस प्लेट को क्या मिलेगा, +10 माइक्रोकूलम, इसको मिलेगा -10, इसको मिलेगा +10, इसको मिलेगा -10। वैसे भी हमें पता है सीरीज में दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। स्टेप 2, क्लोज स्विच and find final charges on capacitors. तो अब मुझे क्या करना है, स्विच बंद करना है और फाइनली कितना चार्ज होगा कैपेसिटर्स पे ये पता करना है, ठीक है। अगर आप स्विच बंद करते हो तो कैसी सिचुएशन होगी, सबसे पहली बात तो मैं स्विच बंद कर देता हूं, ठीक है ना। इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाएगी। तो अब मैं एक चीज कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर है A, वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा A, है कि नहीं। तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस डेल्टा V की वैल्यू 0 हो गई है, तो इसके ऊपर चार्ज भी क्या आना चाहिए, 0। बात समझ आई। अच्छा, यहां अगर मैं 0 मान लेता हूं, यहां 0 मान लेता हूं, ये वोल्टेज मान रहा हूं मैं 0, ठीक है ना, वो चार्ज 0 है। यहां 0 मान लेता हूं, कुछ लोग यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे नहीं लिखता हूं। तो यहां भी वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0, और यहां भी वोल्टेज क्या आ जाएगा, 0। तो इसके ऊपर चार्ज अब आप बता सकते हो कि, सॉरी यहां 10 आएगा, 10 आएगा ना यहाँ, यस 10 वोल्ट बैटरी को क्रॉस किया है, ये भी 10 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब आप बता सकते हो कि 10 वोल्ट का है, तो इसके ऊपर जो Q आएगा वो C × V यानी कि 20 माइक्रो कूलम आएगा।
अच्छा, किस प्लेट पे प्लस होगा, किस पे माइनस, ये भी हम जानते हैं। इस पे होगा आपका 20 और इस पे होगा -20। हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव। देखो हर क्वेश्चन में अलग केस होगा। यहां क्या हो गया है कि एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे तो 0 आ गया है और दूसरे की पे +20 और -20। स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है लुक एट टोटल चार्जेस ऑन आइसोलेटेड कनेक्टेड प्लेट्स। आइसोलेटेड कनेक्टेड प्लेट्स। जरा एक बात समझो, इन प्लेट्स को जरा ध्यान से देखो। इन्हें कहा जाता है आइसोलेटेड कनेक्टेड प्लेट्स। क्यों इन्हें आइसोलेटेड बोला जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर ये और किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है सर्किट में। तो इनके ऊपर चार्ज चल के कहीं से आ नहीं सकता। बात समझ आ रही है? ये सिर्फ एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इन पे इनिशियल चार्ज कितना था, बता सकते हो क्या आप? 0। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आप देखोगे +10 -10, तो मैं लिख देता हूं उसे, हो जाएगा 10 +10 -10 यानी कि 0। तो आइसोलेटेड प्लेट्स पे इनिशियली क्या था, 0। अब यही वो प्लेट्स हैं अगर आप देखो तो, है कि नहीं? तो इन प्लेट्स के ऊपर अब फाइनल चार्ज कितना है उसको अगर मैं देखूं तो फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा भाई, +20। 20 + 0 यानी कि 20 माइक्रोकूलम। अगर आप ध्यान से देखो तो इन आइसोलेटेड प्लेट्स पर चार्ज जो आ सकता है वो सिर्फ इसी रास्ते से आ सकता है, दिख रहा है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ Yes. इसी रास्ते से। और यही तो हमारा क्या था, स्विच था। यानी कि चार्ज थ्रू स्विच, चार्ज थ्रू स्विच, स्विच को सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। जितना फाइनल चार्ज है माइनस Q इनिशियल, ये ऑब्वियसली टुवर्ड्स द प्लेट्स, टुवर्ड्स द आइसोलेटेड प्लेट्स। बात समझ आई? तो ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इनमें हमेशा ये बोला जाता है कि इनिशियली स्विच खुला हुआ है लंबे समय के लिए, फिर स्विच बंद होता है लंबे समय के लिए, और पूरे प्रोसेस के बाद आपको ये बताना होता है कि स्विच से कितना चार्ज फ्लो करके आया होगा। कोई दिक्कत? चलो तो एक ट्राई करो। अभी मत ड्रॉ करना है, 1 सेकेंड।
चलो ठीक है, पहले एक सिमिलर टाइप का ही कर लेते हैं। Sir, 40 coulomb charge, 40 micro. 40 माइक्रोकूलम, ओके। Yes, sir, 40 microcoulomb. Yes, sir, 40. चलो देख लो, इनिशियली तो क्या कह सकते हैं हम, सी इक्वलेंट हमें मिल जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, तो क्यू होना चाहिए 20 इंटू 2 यानी कि 40 माइक्रोकूलम। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आएगा आपका +40 -40 +40 और यहाँ -40। फाइनली स्विच को क्या कर दिया गया है, बंद। तो अगर हमारा स्विच हो गया है बंद, आप कहीं पे भी 0 अज्यूम कर लो, जैसे मैं यहाँ 0 मान लूँ, तो यहाँ मिल गया आपको 20, यानी इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा 4 इंटू 20 यानी कि 80 माइक्रोकूलम, है कि नहीं। यानी इस पे आया 80 और इस पे आया -80। अब जरा ध्यान से देखो आप, इनिशियली आइसोलेटेड प्लेट्स के ऊपर चार्ज का सम कितना था, 0। क्यू इनिशियल ये था 0 और क्यू फाइनल प्लेट्स के ऊपर कितना है, ऑब्वियसली यहाँ तो 0 है, यह है -80 माइक्रोकूलम। बात समझ आई, क्यू फाइनल -80 है ना। तो चार्ज थ्रू द स्विच, स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, बोलो। माइनस क्या बोल देंगे हम, अगर इसको नाम दे दें, जैसे इसको पॉइंट P दे दूं, इसको Q दे दूं नाम, तो मैं क्या कह सकता हूं, -80 माइक्रोकूलम फ्रॉम Q टू P, है कि नहीं। प्लेट्स की तरफ पहले 0 था टोटल प्लेट्स पे, अब टोटल -80 है, यानी कि Q से P कितना गया होगा, -80, या P से Q कितना गया होगा, +80। क्या गलती की थी बताओ, क्यों भाई। सर वो
बोलो। सर वोल्टेज की बैटरी के वोल्टेज की वैल्यू ही गलत लगती है। बैटरी के वोल्टेज की वैल्यू ही गलत लगती थी। बैटरी की वैल्यू गलत ले ली। चलो, मेरे हिसाब से मेथड सबको समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और कर ले। हाँ सर आइसोलेटेड प्लेट सर कौन सी लेनी पड़ती है? यार, जो स्विच से कनेक्टेड हो। आइसोलेटेड यानी कि हवा में हो, सर्किट में कहीं से कनेक्शन ना हो उनका। नहीं समझ आ रहा? नहीं सर, आ गया। फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू स्विच। भाई कितना आसान है यार, इनिशियली चार्ज निकालना है, फाइनली चार्ज निकालना है, और बस बता देना है आपको, है ना। चलो एक ढंग का क्वेश्चन कर लेते हैं एडवांस के लिए। ठीक है ना, ये हमारा सर्किट है। ये 24 वोल्ट की बैटरी है। ये हो गया आपका 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, और यहाँ है आपका स्विच एस। ठीक है ना। इफ द स्विच इज क्लोज्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक ओपन था, काफी देर के बाद बंद किया है, तो कितना फ्लो करेगा चार्ज। ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम।
फिर 0 आएगा आंसर। नहीं यार 0 तो नहीं आएगा। ढंग से किया है? यस सर। देख लेते हैं अभी। लो भाई, स्विच बंद करने से पहले ये सिचुएशन होगी हमारे पास, है ना? सर थोड़ा और स्विच बंद कर लो। क्या हुआ? थोड़ा और 2 मिनट और चाहिए, 10 मिनट। हाँ ले लो, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सर 72 आएगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर 72। 72 नहीं। सर 48। नहीं, चलो अच्छी बात है, सबने ट्राई तो किया है मतलब। बहुत इजी नहीं है इसलिए मैंने स्टार बनाया था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन। -24। क्या कह रहे हो? -24। -34 नहीं। सर 3। 24। नहीं। सर 15। नहीं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस यूज होगा, वहां शायद आप गलती कर रहे हो, या तो चार्ज गलत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतने लोगों ने ट्राई किया फिर तो आना चाहिए। सर 12। क्या 12? 12 किसने बताया भाई? आई थिंक चौहान सर। सही है बेटा, बढ़िया। देखो जरा, बिफोर वाली सिचुएशन में यहाँ 0 माने 0 आ गया, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। जिन्होंने टाइम मांगा था उन्होंने ट्राई कर लिया क्या? यस सर। सर एक ही सेकंड। क्या कह रहे हो? सर 24 समथिंग आ रहा है। हाँ सर हो गया था। देख यस लेते सर हैं। तो 24 यहाँ आ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में और फिर ये दोनों पैरेलल में। तो इनका सीक्वेंट तो क्या आ जाएगा सीरीज के अंदर? ये रहेगा 2 × 1/2+1 यानी कि 2/3। ठीक है ना? तो इन इसमें चार्ज फ्लो करके कितना आएगा? अगर मैं बात करूं Q1 फ्लो करके आ गया मान लो, तो इनके अक्रॉस डिफरेंस आप देख सकते हो 24। तो C इंटू V, C है इनका 2/3 इंटू V कितना है 24, यानी कि 16 माइक्रो कूलम। अरे समझ आया? यस। इसको मिलेगा 16, इसको मिलेगा -16, इसको मिलेगा 16, इसको मिलेगा -16। सिमिलर चीज इनके साथ होगी, इनका सी इक्वलेंट भी हमारे पास सेम आ जाएगा। और डिफरेंस भी सेम है, तो सेम चार्ज फ्लो करके यहाँ आया होगा। Q1 ही बोल देता हूँ उसे भी, तो यहाँ 16, -16, यहाँ 16 और यहाँ -16। समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं है? अरे यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हो। चलो अब मैं क्या करूंगा, मैं बाद वाली सिचुएशन के लिए इसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना?
ठीक है, ये सिचुएशन होगी हमारे पास आफ्टर में। इस तरह से स्विच बंद हो चुका है। तो अब आपको क्या दिख रहा है भाई, साफ साफ कि अब ये दोनों किसके अंदर है भाई, दिख रहा है क्या? पैरेलल के अंदर। सीरीज। अरे कहाँ सीरीज, ये पॉइंट अगर ए है, इस पॉइंट को अगर ए नाम दे दूं तो इसका एक एंड ए पे है और एक एंड एस पे है, इसका एक एंड ए पे है और एक एंड एस पे है, तो ये दोनों किसके अंदर है? पैरेलल के अंदर। यस सर। सिमिलरली ये दोनों किसके अंदर है? पैरेलल के अंदर। तो इनका सी इक्विवेलेंट तो कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरेड। इनका सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरेड। और दोनों फिर सीरीज में हैं तो उनका कितना आ गया? 3/2 माइक्रोफैरेड। तो टोटल चार्ज जो बैटरी से निकलेगा Q, उस Q की वैल्यू क्या होगी? तो वो मैं लिख सकता हूँ Q, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 24, यानी कि 36 माइक्रो कूलम। तो यहां से आएगा 36 माइक्रो कूलम। अब वो यहां और यहां में डिवाइड होगा, बात समझ आ रही है? यहाँ Q1 जाएगा तो यहाँ Q2 जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं? ये पैरेलल में है। यस सर। आपको पता है Q होता है CV, पैरेलल में क्या सेम होता है? चार्ज या वोल्टेज? वोल्ट्स। तो पैरेलल में वोल्टेज इज सेम, तो आप क्या कह सकते हो? Q इज प्रोपोर्शनल टू C, यानी मैं कह सकता हूँ Q1/Q2 ये होना चाहिए 2/1। अरे V तो कॉमन हो गया, तो Q प्रोपोर्शनल टू C, तो Q1/Q2 ये होना चाहिए 2/1। तो यहाँ से Q1 आप सिंपली निकाल सकते हो, वो आ जाएगा 2/1 प्लस 2 इंटू टोटल चार्ज जो आया है 36, यानी कि 24 माइक्रोकूलम, और Q2 बचा हुआ आपका आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। बात समझ आई? तो इसको मिलेगा भाई कितना? 24, इसको मिलेगा -24, इसको मिलेगा 12, इसको मिलेगा -12। अब बात आती है, क्या यही चार्ज थोड़ी आगे फ्लो कर जाएगा? ये अगर हमारा Q2 है तो क्या होगा? अब इसमें चार्ज कितना जाना चाहिए? 1 पे चार्ज जाना चाहिए कितना? 12। अरे क्योंकि सेम डिफरेंस तो इनके अक्रॉस भी है ना, तो इसी चार्ज को तो डिवाइड करना है। तो इसको मिलेगा भाई कितना? 12, और इसको मिलेगा -12, जबकि इसको मिलेगा 24, इसको मिलेगा -24। यहाँ कुछ लोग खो जाते हैं, कुछ लोगों को यही बात समझ नहीं आती, तो मैं बताना चाहता हूँ। ये यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आ गया, ऊपर वाले तक? यस। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी, देखो ये 2 वाला यहाँ है, ये 1 वाला यहाँ है, ठीक है। आपने अभी निकाल लिया कि 2 वाले में गया 24 और 1 वाले में गया 12, तो टोटल तो 36 ही है। उसके बाद ये एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, देखो S पॉइंट पे, है कि नहीं है? और फिर S पॉइंट के बाद फिर से ये कैपेसिटर बने हुए हैं इस तरह से। बात समझ आ रही है? यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये दोनों मिलके यहाँ से फिर कितना आएगा? 36 ही आएगा। अब आपको उस 36 को ही तो डिवाइड करना है 1 और 2 में। तो देखो यहाँ भी 36 जब डिवाइड हुआ था 1 और 2 में, तो वो कैसे डिवाइड हुआ था? 2 को मिला था 24, सेम रेशियो वगैरह से, सेम रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएं अगर। अरे बात समझ रहे हो मेरी? यस। तो उसी लॉजिक से जब यहाँ गया था 12 1 वाले में, तो यहाँ जाएगा 12 1 वाले में, है कि नहीं? और यहाँ जाएगा अपना 24। तो वही चीज मैंने बस लिख दी है। बात क्लियर हुई? यस। यही बच्चे गलती कर देते हैं बस। खैर, हमें चाहिए था चार्ज कितना फ्लो हुआ, मैंने हर एक पे चार्ज तो लिख लिया। अब मैं नोटिस करूंगा स्विच में, स्विच से चार्ज निकालने के लिए। तो आइसोलेटेड प्लेट्स पे देखो, जो कि स्विच से कनेक्टेड है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्विच से कनेक्टेड प्लेट्स 4 हैं आइसोलेटेड, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। यहाँ आप देख सकते हो इनिशियली लेफ्ट वाली प्लेट्स पे सम कितना था? 0, और राइट वाली प्लेट्स पे सम कितना था?
0 0। फाइनली लेफ्ट वाली प्लेट्स पे सम कितना है? +12 12। और राइट वाली प्लेट्स पे कितना है? -12 -12 ओवरऑल तो चार्ज अभी भी कितना है? 0 0 ही है। यस लेकिन अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट वाली प्लेट्स पे चार्ज कितना है? 12। यस यानी कि यहां से इसकी तरफ फ्लो करके कुछ चार्ज आया होगा, कितना? 12 माइक्रो। बिल्कुल, चार्ज फ्लो तो आप बोल सकते हो 12 माइक्रोकूलम टुवर्ड्स लेफ्ट। बात समझ आई क्या? वहां से 12 चल के इधर आ गया, क्योंकि इनमें तो बाहर से आ ही नहीं सकता था ना। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो बैटरी से चार्ज फ्लो करके आ गया था, बैटरी से आया, स्विच से चलता हुआ और आइसोलेटेड प्लेट्स पे आ गया था। यहाँ तो ये कंप्लीटली आइसोलेटेड है, यहाँ तो इनका इधर से उधर ही हो सकता था सिर्फ चार्ज। बात समझ आई? यस सर। इनिशियली 0 था और फाइनली हमने निकाल लिया। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, वो जिस लॉजिक से आपने बोला ना कि 36s के थ्रू फ्लो करके वापस से 2:1 में डिवाइड हो जाएगा हाँ सर, लेकिन अगर हम रियल सिचुएशन में देखें तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो कैसा उसको नहीं कैसे होगा? मतलब यहाँ से S से तो हमने देखा कि 12 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अब देखो, अब क्या होता है ना कि ये होता है पढ़ाने का तरीका। मैं जब बोलता हूँ कि चार्ज ऐसे फ्लो किया और यहाँ पहुंचा, तो क्या चार्ज सच में यहाँ से चलता हुआ यहाँ आ रहा था? नो सर। चार्ज तो आ ही नहीं सकता यहाँ से आगे, क्योंकि यहाँ तो एयर आ गई है। तो ये सब यस चार्ज का इंडक्शन होता है। चार्ज सिर्फ क्या हो रहा होता है? इंड्यूस हो रहा होता है, और वो इंडक्शन हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। समझ आ रही है बात? तो ओके उसे यस सर। फील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं उसी तरह से सिर्फ आपको बताऊं कि पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड की वजह से हो रहा है, तो बच्चे फील नहीं कर पाते। इसलिए जो भी आपको पढ़ाएगा वो चार्ज को करंट की तरह ट्रीट करते हुए पढ़ाएगा। अगर मैं करंट पढ़ा रहा होता तो मैं स्प्लिट करके आपको बताता, ठीक है ना? और करंट यस वाले सर्किट में ये एक डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ भी दिखता, समझ पा रहे हो? यस पर यहाँ इंड्यूस चार्ज है, तो हमें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसे इस तरह से ड्रॉ कर दिया है सिर्फ, ओके। ठीक है? वो बस एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। और कोई डाउट? क्लियर है? Yes. यस चलो बढ़िया, आगे देख लेते हैं। तो ये जैसे कि चार्ज फ्लो वाले क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस आपको HCV या मॉड्यूल में मिलेंगे, तो अगर आपसे नहीं हो तो आप पूछ लेना, ठीक है? चलो अगली चीज, एक और छोटा सा टॉपिक है, और वो है कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसमें मैच द कॉलम टाइप आने की चांसेस रहती हैं, ठीक है? अभी तक आया नहीं है तो आ सकता है, पार्ट्स में पूछा गया है क्वेश्चन मेंस में। तो चलो, तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब क्या है? तो इसमें हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले केस में ले रहा हूं जिसमें कि स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब is inserted in an isolated capacitor। isolated capacitor क्या मतलब है? मतलब है कि पहले आपका कैपेसिटर खाली था और बाद में इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की। आइसोलेटेड होने का मतलब क्या होता है? नो बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर, कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक कैपेसिटर है। और इसमें हमने क्या किया है
एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है। तो ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है, और ऑब्वियसली इंसर्ट करने के बाद ये फाइनल सिचुएशन। तो इन सभी सिचुएशन के लिए है ना, मैं मान लेता हूं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको दिया गया था V0, या कुछ भी मान लो, कह देते हैं कैपेसिटेंस तो है मान लो C इसका, या C0 कह देता हूं मैं, और C0 की वैल्यू हम जानते ही हैं, C0 है एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। और बोला गया है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है। ये इनिशियल सिचुएशन है, एक चार्ज कैपेसिटर है बेसिकली। सबसे पहली चीज जो हम जानना चाहते हैं वो ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बताओ भाई। डेल्टा V Q/C0, सबको पता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बहुत बढ़िया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या मैं बोल सकता हूँ Q/A एप्सिलॉन नॉट, है ना। यस। तीसरी चीज, एनर्जी स्टोर्ड, इसे मैं U0 बोल देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। तो Q0 स्क्वायर बाई 2C कह देता हूँ, या Q स्क्वायर बाई 2C0 कह देता हूँ, ये काफी है। या हाफ C V स्क्वायर भी लिख सकते हो, डेल्टा V का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसके अंदर? नो। चलो, चौथा, एक पॉइंट रह गया, चार्ज ऑन प्लेट्स, जो कि दिया हुआ है। चार्ज ऑन प्लेट्स जो कि दिया गया है आपको Q। ठीक, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, ध्यान से देखना उसे, जो कि है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना होगा। तो आप जानते हो, एक पे प्लस Q है, एक पे माइनस Q है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अट्रैक्ट। तो हम उसी Yes, फोर्स की sir. वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये आपको Q दिया है, ये आपको माइनस Q दिया है, इस तरह से प्लेट का एरिया A है। बता सकता है कोई? Q²/A/. बिल्कुल सही। बात यह है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पूरे पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स निकालना है, उसके लिए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगी, जो नेगेटिव वाली बना रहा है। जो नेगेटिव चार्ज फील्ड बना रहा है वही तो पॉजिटिव पे फोर्स लगाएगी। तो फोर्स होता है आपका Q इंटू E। नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, याद है कि नहीं, आधी, इंटू इस पे पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। तो जो फोर्स की वैल्यू हमें यहां से मिलती है F, वो मिलती है सिग्मा स्क्वायर A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे हम रिजल्ट के तौर पे भी याद रखते हैं। कोई दिक्कत? नो। मैंने बस क्या किया, नेगेटिव प्लेट की वजह से फील्ड लिखी, पॉजिटिव प्लेट के चार्ज से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिल गया, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इतने से ही नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रही है, इतने से ही पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रही है।
चलो अब आपने इसी में क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। तो सबसे पहली चीज तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? KC नॉट KC के सी नॉट यानी कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। कैपेसिटेंस तो हो जाती है के टाइम्स। तो मैं लिख सकता हूं कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स। जैसे ही आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है। अगली चीज अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, तो बताइए इस पे क्या फर्क पड़ेगा? K टाइम्स घट जाए। के टाइम्स घट जाएगी। क्यों भाई? इनवर्स कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज। कैपेसिटेंस की वजह से। अच्छा मैं अगर चार्ज पूछता, चार्ज ऑन प्लेट्स, यस सर। क्या बोलते? Q प्लस Q इंड्यूस्ड। नहीं, वो सिर्फ क्यू ही रहता ना यार। प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो तो क्यू ही रहेगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। अगर बैटरी नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा सर्किट में। तो हर एक प्लेट का चार्ज तो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? यस तो आइसोलेटेड का मतलब ही ये होता है कि चार्ज ऑन प्लेट क्या रहता है? कांस्टेंट। ये रहता है कांस्टेंट। बात समझ आई? यस। अब बताओ पोटेंशियल ड्रॉप पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको पता है Q फिक्स रहने वाला है, यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हुआ तो डेल्टा V जो होगा वो हो जाएगा Q बाय के सी नॉट, यानी कि डेल्टा V नॉट बाय K। तो इट डिक्रीजेस K टाइम्स। पोटेंशियल ड्रॉप K टाइम्स क्या हो जाता है? डिक्रीज। क्लियर है? यस। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। सिग्मा बाय K। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इस फॉर्मूले से देख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। जब ये K टाइम्स घटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है? K टाइम्स डिक्रीज। तो डेल्टा V नॉट बाय के डी, यानी कि डिक्रीजेस K टाइम्स। मुझे जो लगता है मैच द कॉलम आ सकता है, उसमें इंक्रीजेस और डिक्रीजेस K टाइम्स का ऑप्शन आएगा, आपको चूज करना होगा, है ना। चौथी चीज स्टोर्ड एनर्जी। Q स्क्वायर बाय 2K एप्सिलॉन 2K C नॉट। बिल्कुल, Q स्क्वायर बाय 2 इंटू के सी नॉट। तो क्या हुई है? डिक्रीज K हुई टाइम्स डिक्रीज होगा। K टाइम्स। आइए आखिरी चीज पांचवी, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब बताओ। सर ये भी 2K टाइम्स डिक्रीज। 2K टाइम्स। तो ये क्यू है, ये माइनस क्यू है कि नहीं? डाइलेक्ट्रिक की स्लैब पर इस तरह से आता है, चार्ज यहाँ भी इंड्यूस होता है। यस। इसे मैं प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड कह सकता हूँ, सॉरी माइनस सिग्मा आएगा यहाँ पे क्योंकि प्लस क्यू है। तो इस तरह से लिख देते हैं कि इस पे है सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड और इस पे है सिग्मा इंड्यूस्ड, है कि नहीं? मान लो कि मुझे पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज निकालना है, तो मैं किस किस की वजह से फील्ड लूंगा? मुझे अगर पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज माइनस निकालना है, सिग्मा आई माइनस सिग्मा और माइनस बिल्कुल सिग्मा। इन तीनों की वजह से लूंगा। तो सिग्मा आई की वजह से तो इधर आएगी, माइनस सिग्मा की वजह से बेसिकली माइनस सिग्मा की वजह से, ठीक है। माइनस सिग्मा आई की वजह से भी इधर आएगी, माइनस सिग्मा आई, और सिग्मा आई की वजह से इधर आएगी, सिग्मा आई। बात समझ आई?
तो Yes. ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? अरे बोलो, कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या? सिर्फ पुरानी वाली फील्ड। यस। तो फोर्स अभी भी क्या आएगा? Same. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। Same. तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, मान लो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिर्फ मुझे क्या करना है, ये कहना है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो बताओ उसके अंदर अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें तो कैपेसिटेंस क्या होगा? k टाइम्स बढ़ेगा। चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। वोल्टेज क्या होगा? k टाइम्स घटेगा। फील्ड क्या होगी? k टाइम्स घटेगी। स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी? k टाइम्स घटेगी। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? सेम रहेगा। क्लियर हुआ? सर वो चार्ज क्यों कांस्टेंट रहेगा, उसका क्या था रीजन? क्योंकि वो भगवान बोल के गए हैं, आइसोलेटेड मतलब बैटरी नहीं है, तो चार्ज ऑन प्लेट कांस्टेंट रहता है। ठीक है। हाँ तो बोल दो महाराज। यस सर। चलिए, आइसोलेटेड का मतलब बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है तो चार्ज हमेशा प्लेट्स पे क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड टाइप आ जाता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब in a capacitor connected to a battery. अभी तक मैंने कैसा कैपेसिटर लिया था? एक आइसोलेटेड कैपेसिटर लिया था। अब मैंने एक कैपेसिटर लिया है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, इस तरह से। ठीक है, C नॉट इसका इनिशियल कैपेसिटेंस है। फाइनली आपने क्या किया है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है। ये V फिक्स है इस तरह से, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो इनके लिए आपको सब कुछ फिल करना है। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ क्या क्या फिल करना है। पहले आपको कैपेसिटेंस दोनों सिचुएशन में लिखना है। ठीक है। प्लेट का एरिया ये A ले लो, सेपरेशन D ले लो। कैपेसिटेंस बताना है सबसे पहले। दूसरा आपको बताना है पोटेंशियल ड्रॉप। तीसरा बताना है चार्ज। चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड। पांचवा एनर्जी स्टोर्ड। और फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। चलो भाई, थोड़ा नीचे करिए ना। ऊपर वाले सब कर लिए। नहीं सर, देखना था क्या क्या है।
हाँ भाई आरव जी बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा? यस सर। कैपेसिटेंस क्या होगा? पहले होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो बाद में क्या होगा बेटा? स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस क्या होगा? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई के सर। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई। बढ़िया। मैं जिससे पूछ रहा हूँ प्लीज उसको आंसर करने तो पता चले कितने लोग सुनते भी हैं। उसके बाद आर्यन, आर्यन आवाज आ रही है आपके पास? यस सर। बताइए भाई पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना है? V या V नॉट कह देता हूँ, तो बाद में कितना होगा स्लैब डालने के बाद? बेटा कुछ भी बोल दो। आर्यन सर हाँ बोल सर। दो बेटा, जो मन में जो आ रहा है बोल दो। सर के एप्सिलॉन नॉट ए। सदमे में चला गया मैं तो। बेटा V वोल्टेज पूछा है तुमने, कैपेसिटेंस बता दिया शायद। अरे भाई ये देखो, यहाँ जीरो मानेंगे यहाँ जीरो आएगा, तो बताओ आर्यन यहाँ कितना आएगा? सर 0। अब क्या ही बोलें बेटा। बैटरी अगर लगा दी है ना कैपेसिटर के क्रॉस, तो उसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। आर्यन फिजिक्स थोड़ा भी पढ़ते हो क्या? मैं तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बस जानना चाह रहा हूँ। नहीं पढ़ते ना? क्यों भाई? सर पढ़ता हूँ। देखो बात करने में क्या जाता है, मैं भी तो इंसान हूँ, बस बात ही कर रहा हूँ तुमसे। कुछ तुम्हारी अब बेइज्जती नहीं होती है इसके अंदर, थोड़ा सा बोल दिया करो तो कुछ जाता नहीं है। मैं बस जानना चाहता हूँ, क्यूरियस हूँ मैं कि तुम पढ़ते हो फिजिक्स या कभी नहीं पढ़ते? पढ़ते हो? सर पढ़ता हूँ। अच्छा मुझे बताओगे जैसे एम क्या है, मतलब आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, या जहाँ भगवान ले जाए वहां जाना है? सर आईआईटी। आईआईटी जाना है आपको? कौन से आईआईटी जाना है? ऐसा कुछ फिक्स है? सोचा तो होगा, सबने सोचा होता है अपने जीवन में। और जो लोग सोचते हैं ना वो पता नहीं बॉम्बे दिल्ली और इनसे नीचे सोचते ही नहीं है। सबने यही सोचा होगा क्यों? तो आर्यन सच सच बताओ, अगर तुम सच खुद भी जानते होगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी आईआईटी के लायक है? नो सर। जब आपको खुद को पता है कि आपकी तैयारी आईआईटी के लायक नहीं है, तो आपको लगता है कि आप आईआईटी पहुंच पाओगे? कोई चमत्कार होगा, कुछ ऐसा होगा कि अचानक से एक दिन तुम उठोगे और तुम्हें सब आता होगा? ऐसा होगा क्या? मैं इसलिए तुमसे इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नॉन स्टॉप बोलता हूँ। मैं क्लास में बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता, या ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करता, या मैं आपको इधर उधर की बातें नहीं बताता। मैं क्लियर कट आपको सिर्फ पढ़ा रहा होता हूँ 1.5 घंटे, ठीक है ना, जिसमें जितनी चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि बीच में एक बैटरी लगी है, यहाँ 0 है, ये V है, तो यहाँ कितना होगा? अगर आप यहाँ भी 0 बोल दो, इसका मतलब मैं आपको कुछ नहीं सिखा पाया, मैं आपको इतनी सी चीज़ नहीं सिखा पाया, समझ रहे हो?
अगर मैं आप एक 12th क्लास के बच्चे को मैं अगर इतना नहीं सिखा पाया तो मेरा टीचर होना यूजलेस है। तो उससे मुझे दुख होता है, क्योंकि ये एज अ करियर मैंने चूज किया है। ठीक है, पैसे कमाने के लिए किया है, लेकिन पढ़ाना भी पसंद था ना मुझे, है मतलब था क्या। तो बस मैं, जो बच्चा खुद ही ये कह रहा है कि नहीं मेरी तैयारी ठीक नहीं है, तो अब उसे बाहर से कहने की कहाँ जरूरत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, मानोगे भी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ 0 और यहाँ 0 अगर आपने बोला है ना बेटा, तो IIT नहीं मिलता, NIT भी नहीं मिलता, कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जीवन के। दुनिया में इतनी भयंकर चीजें हो रही हैं, लोग रैंडमली मर जा रहे हैं, है ना, कोरोना की वजह से। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस भी आ गया है, पूरा इंद्रधनुष बना जा रहा है बाहर। ठीक है, तो अब इतनी डरावनी चीजें तुम अगर सुन सकते हो और उसके बाद तुम लोग अगर सरवाइव करते हो, तो मैं समझता हूँ मैच्योर लोग हो, घबरा नहीं रहे हो, पैनिक नहीं कर रहे हो इतनी भयंकर स्थिति में, तो ये भी सुन पाओगे सच्चाई कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो हम सही में किसी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पहुंच पाएंगे। इसे अपने दिमाग में बांध लेना, कोई चमत्कार नहीं होता। आप ये सोचो ना, एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है उसकी सीट आपको क्यों दी जाए, क्यों? क्या किया है आपने अपने जीवन में आज तक, क्यों मिले भाई? 14 लाख में से आप में ऐसा क्या है कि आपको मिले वो सीट? नहीं मिलेगी, कुछ और करो यार जीवन में। बहुत कुछ कर सकते हैं लोग, एक्टर बनते हैं, सिंगर बनते हैं। और तुम अकेले नहीं हो, अपने ऊपर मत लेना। मैं जानता हूँ आधी से ज्यादा क्लास ऐसी है, आधी से ज्यादा क्लास ऐसी है जिन्हें कुछ नहीं आता। आधे लोग ज्वाइन करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। जो 12th की क्लास ही छोड़ के भाग रहा है वो जीवन में क्या करेगा यार? पता नहीं कैसे लोग हो। एफर्ट करके हमसे कुछ ना हो तो समझ आता है, एफर्ट ही नहीं किया तो कुछ होगा ही नहीं, हो तो क्लियर था पहले से ही। हद हो गई है मतलब। देख लेना भाई, वो जो सपना है वो सपना ही रहेगा अगर आप इसी तरह पढ़ते रहे तो। और मैं कह रहा हूँ अभी भी पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th का, मात्र दूसरा। 60% पेपर 11th का जेई का 12th से आता है, 60% ऑलमोस्ट। और अभी बहुत चैप्टर बाकी हैं, अभी से भी पढ़ना शुरू कर दिया तो शायद आप कर सकते हो, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बच्चा ऐसा है जो शुरू से कर रहा है, एक नहीं हजारों हैं ऐसे जो 11th से सीरियस हैं। क्या बोला जाए। दर्पण तुम बता पाओगे भाई चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? चार्ज सीधा पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल। तो पहले था Q नॉट, जो कि मैं कह सकता हूँ C नॉट V नॉट, तो अब Q हो जाएगा क्या? K C नॉट K C नॉट इंटू V नॉट। तो बेसिकली इंक्रीज होता है K टाइम्स, ये रिमेन्स सेम, ये इंक्रीजेस K टाइम्स। तो कैपेसिटर, ये याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप डाल रहे हो तो बैटरी लगी हो या ना लगी हो, कैपेसिटेंस तो हमेशा K टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर बैटरी नहीं लगी तो चार्ज फिक्स रखते हैं, अगर बैटरी लगी है तो पोटेंशियल फिक्स रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? अब ये खास बात है, पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बोलो। सर हम इलेक्ट्रिक, पहले की तरह Q मान के सिग्मा को Q नॉट बाय A रख देंगे। हाँ तो वो तो मैं समझ गया, Q नॉट बाय A एप्सिलॉन नॉट ये थी पहले। अब कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? K Q नॉट बाय K आप तो मुझे ये बता दो, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ये बता दो K टाइम्स में। इंक्रीज डिक्रीज अब देखो, कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ये याद है फॉर्मूला? डेल्टा V इज E इंटू डी। यस। अब D फिक्स है,
डेल्टा वी भी फिक्स है क्योंकि आपने बैटरी लगाई है, तो ई भी क्या होना चाहिए? अरे सेम ही आना चाहिए। सर के टाइम इंक्रीज होगा। अरे सेम आना चाहिए क्योंकि डेल्टा वी फिक्स है, डी भी फिक्स है, तो ई तो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए कि नहीं? या आप Yes. ऐसा सोचो, चार्ज के टाइम्स बढ़ा सर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन भी के टाइम्स। अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी के टाइम्स बढ़ा, तो वो क्या आ गई? और रिमेन्स सेम ही है, मैं कह सकता हूँ। अरे बात समझ आई? इस लॉजिक से देख लो या आप इस लॉजिक से देख लो। अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? हाफ के सी नॉट, वी नॉट तो सेम है, यानी कि क्या हुआ? इंक्रीजेस के टाइम्स। सर हाँ सर वो जो आपने बोला ना के क्यू नॉट, वो के टाइम्स कैसे बढ़ चार्ज? ओके बेटा ये सॉरी लिखा तो है सॉरी। क्योंकि वोल्टेज के टाइम्स हो गया ना, सॉरी Yes, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, Capacitance. वोल्टेज तो फिक्स है ना। Okay. चलो आखिरी चीज, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। तो पहले का फोर्स तो हमें याद है, सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो पिछली बार मैंने फॉर्मूला निकाला था। फोर्स तो वो सेम आएगा। यहां पे क्या फर्क पड़ेगा स्लैब डालने से? 1/k टाइम्स हो जाएगा, के से एप्सिलॉन आ जाएगा ना। तो देखो वही चीज होगी, फिर से वही चीज होगी, एग्जैक्टली सेम चीज होगी। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही देंगे, ई माइनस सिग्मा और ई प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड वाले। सिर्फ किसका बचेगा? नेगेटिव प्लेट का फील्ड। लेकिन इस बार सिग्मा भी कितना हो चुका है? अरे सिग्मा कितना हो गया है? टाइम्स हो गया कि नहीं? चार्ज के टाइम्स यस सर। बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ आया? यस सर। तो यहाँ से फोर्स आपको मिलता है सर वो के के स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, मैं बता रहा हूँ अभी। यानी कि इंक्रीजेस के स्क्वायर टाइम्स, ये इकलौता है जो के स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, जबकि चार्ज फिक्स रहने पे फोर्स सेम रहता है, पर वोल्टेज फिक्स रहने पे फोर्स के स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, के टाइम्स भी नहीं। अच्छा अब कुछ लोग नीचे एक वो लगाना चाहते हैं के, लेकिन बेटा आप फील्ड किस प्लेट की लिख रहे हो? आप इस प्लेट की फील्ड लिख रहे हो इस प्लेट के ऊपर, तो वो फील्ड तो डाइलेक्ट्रिक रीजन के बाहर है कि नहीं है? तो उसकी वैल्यू तो सेम आएगी। समझ आया? फील्ड अंदर अगर मैं लिखता इस प्लेट की वजह से तो मैं बाय के करता, लेकिन मैं तो प्लेट के ऊपर लिख रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर, तो बाय के मैं नहीं करूंगा। इनको रट लेना अपनी फॉर्मूला कॉपी में, ये टेबल बना लेना। ऑल्दो ये फॉर्मूला नहीं है, पर इससे आप ये मान लो कि 3 से 4 तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। मैच द कॉलम तो मैंने आपको बताई, जिसमें सिर्फ इंक्रीजेस डिक्रीजेस के स्क्वायर टाइम ऐसा कोई पूछ ले, या डायरेक्टली ये फोर्स बिटवीन द प्लेट वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। न्यूमेरिकल टाइप में पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप में पूछ सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सर वो सिग्मा स्क्वायर आएगा। हाँ सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। वाला। ठीक है, तो ये थी कहानी कि अगर आप एक एप्सिलॉन के टाइम्स नहीं इंक्रीज होगा। क्या कह रहे हो? सर फोर्स में एप्सिलॉन के साथ के मल्टीप्लाई नहीं होगा? फोर्स बाय एप्सिलॉन, नीचे के आएगा कि नहीं ये कह रहे हो ना? हाँ सर। शायद आपने सुना नहीं, अभी मैंने वही बताया था, शायद ध्यान नहीं दिया होगा, बता देता हूँ मैं फिर से। बेटा ये जो फील्ड हम लिखते हैं ना, ये फोर्स आता कैसे है? तो ये बेसिकली आता है चार्ज इनटू फील्ड ऑफ नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट की जो फील्ड आप लिखते हो वो आप पॉजिटिव प्लेट के ऊपर लिखते हो, तो वो इस मीडियम के बाहर होती है। जब हम फील्ड मीडियम के अंदर लिखते हैं तो वो के टाइम्स कम होती है। याद करो, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जाती थी तो के टाइम्स कम होती थी, पर वैक्यूम में रहेगी तो सेम ही रहेगी ना? सेम ही रहेगी। तो बाहर मैं के से डिवाइड नहीं करता हूँ। यस सर। समझ आया? हाँ सर। बढ़िया।
चलो, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक के अंदर, आई होप। नो सर। ठीक है, चलो अभी कितना, 5 मिनट ही बाकी है। अब ये देखो, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सिर्फ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है जैसे फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, है ना। तो मानो जैसे कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और मान लेता हूं कि इसके ऊपर चार्ज दिया गया था 4Q और इसके ऊपर चार्ज दिया गया था 2Q, और मैं आपसे पूछूं कि इन प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यानी इस पॉइंट को अगर A बोल दूं, इस पॉइंट को अगर B बोल दूं, मैं जानना चाहता हूं मॉड ऑफ VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। और प्लेट्स का एरिया जो दे दिया गया है, ये सेपरेशन D है, और एरिया ऑफ प्लेट्स ये मान लो कि दिया गया है A0। तो खास बात क्या है, इसमें चार्ज पहले से दे दिया गया है, तो आप कैपेसिटेंस बता सकते हो, चार्ज से मतलब नहीं है, कैपेसिटेंस तो आप वैसे ही बता सकते हो, वो होगी एप्सिलॉन नॉट A0 बाई D। आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V, ये एक कैपेसिटर है, तो आप सिंपली क्या यूज कर सकते हो, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V, या डेल्टा V आपको मिल जाएगा Q बाय C। तो बस मैं यही जानना चाहता हूं कि मैं चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या लिखूं, मैं 4Q को चार्ज ऑन कैपेसिटर लिखूंगा या मैं -2Q को चार्ज ऑन कैपेसिटर लिखूंगा। हमने तो ये देखा था कि कैपेसिटर तब बनता है जब एक कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया जाए और उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे को दिया जाए। समझ आई कि नहीं बात? यस। तो बताओ क्या करूं? तो दोनों में चार्ज सेम। सर हम डेल्टा V इंटू डी से कैलकुलेट कर सकते हैं। E कहाँ है बेटा? क्या तो आप टोटल E लिखना चाह रहे हो दोनों की वजह से? यस। हाँ, E उससे भी नेगेटिव और कर E सकते हो, पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी, क्या 4Q की वजह से पूरी फील्ड राइट में आ जाएगी? नहीं, नो सर, ये चार्ज चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, क्या मुझे आप बता सकते हो? 4Q माइनस 2Q बाई 2 यानी कि Q। तो इस सरफेस पर भी कितना आएगा? Q। अरे बचपन की बातें याद आ रही होंगी। यस। यहाँ बचेगा कितना? 3Q। और यहाँ बचेगा कितना? -3Q। जो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होता है, द इक्वल and opposite charge, the equal and opposite charge on facing sides is called charge on capacitor, is called charge on capacitor। इस कैपेसिटर पे आपसे कोई चार्ज पूछे तो आप क्या बोलोगे उसे? 3Q। आप बोलोगे उसे 3Q। बात समझ आई बात? यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर है 3Q। ये है आपका 3Q। तो
तो अब आप डेल्टा वी बता सकते हो, वो आएगा 3q बाई सी, यानी कि 3q एप्सिलॉन नॉट ए नॉट बाई टी। बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने कहा भी था कैपेसिटर में इसका काम आएगा, और यही काम आता है कि आपको वो कैपेसिटेंस मानना होता है जो कि क्या हो, इक्वल और ऑपोजिट चार्ज। क्लियर हुआ? सर ये डिराइव कैसे हुआ? क्या डिराइव कैसे हुआ बेटा? सर वो जो मतलब इक्वल अपोजिट चार्ज होता है उसे हम तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हो बेटा, आपने ध्यान नहीं दिया था क्या? नहीं सर, ये प्लेट्स वाले में तो दिया था ध्यान, लेकिन इसमें चार्ज ऑफ कैपेसिटर कैसे हुआ? मैं समझा नहीं, मतलब सर वो स्टेटमेंट का प्रूफ पूछ रही है। इस हाँ, स्टेटमेंट का प्रूफ कि इक्वल और ऑपोजिट को चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यों मानते हैं? हाँ सर सर। क्योंकि सिर्फ इन्हीं की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर होगी, और उसी फील्ड की एनर्जी स्टोर हो पाती है। समझ आया? बाकी यहाँ जो एनर्जी है वो तो बाहर जा रही है, तो वो तो स्टोर्ड है ही नहीं, तो उसे कैपेसिटेंस की एनर्जी में काउंट नहीं करते। जब उसे काउंट नहीं करते तो उसका मतलब ही नहीं है कुछ। ठीक है, ओके। बताओ जैसे एक क्वेश्चन। मान लो ये B है और ये A है, इस पे मान लो चार्ज है 2q 4q और -2q। आपको बताना है मॉड ऑफ BA माइनस VB। तो फील्ड लिख के भी हम कर सकते थे, पर वो लेंथी होता थोड़ा सा, बस, है ना। और वही प्लेट एरिया A है, सेपरेशन D। सर 4q बाई सी। 4q by C। 4q by epsilon naught A naught। 4q by C। यस सर 4q बाई सबसे सी। पहले तो यहाँ चार्ज आ जाएगा आपका 2q प्लस 4q माइनस 2q बाई 2, यानी कि 2q। तो यहाँ भी चार्ज आ जाएगा 2q। तो यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, यहाँ आया 4q और यहाँ आ गया -4q, है कि नहीं? तो क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज ही 0 है, वैसे हम इस तरह से करते कि इसके अक्रॉस अगर V1 है, इसके अक्रॉस अगर V2 है, क्योंकि ये सीरीज के अंदर है तो आप C इक्वलेंट भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना, उस तरह से भी निकाल सकते हो। तो V1 प्लस V2 ये होना चाहिए डेल्टा V। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2, ये होना चाहिए डेल्टा V। तो यहाँ से डेल्टा V आपको मिल जाएगा 4Q बाई C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई T। क्लियर हुआ? यस। कोई दिक्कत? चलो, तो बहुत छोटा सा टॉपिक था ये तो। बस आपको याद क्या रखना है कि जो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है फेसिंग साइड्स के ऊपर, उसको बोला जाता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्लियर है? यस। चलो, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैपेसिटर को ख़त्म कर सकूं। अगर नहीं हुआ तो उसकी अगली आधी क्लास में ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो 1 से 1.5 क्लास का बचा है अपना। तो जो लोग तेज़ी से सॉल्व कर रहे हैं
और जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्व कर लिया है वो लोग अपने कैपेसिटर के मॉड्यूल में जा सकते हैं, डाउट्स भेज सकते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर एचसी मतलब पूरा काम होता है एचसी अभी? क्या कह रहे हो बेटा? एचसी वर्मा अगर आपके पास टाइम है, वैसे मैं कहूँगा मॉड्यूल अपनी प्रायोरिटी है, उसके बाद एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 ये मेन प्रायोरिटी में है। अगर हमारे पास एडिशनल टाइम बचता है तो फिर हम उसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ओके ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.